नमस्कार दोस्तों। आज देखिए हम प्योर रजिस्टर सर्किट के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इससे काफ़ी न्यूमेरिकल जो रहते हैं बहुत इजी न्यूमेरिकल रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए प्योर रजिस्टिव सर्किट एक्चुअल में होता क्या है। प्योर रजिस्टिव का मतलब, प्योर का मतलब तो शुद्ध होता है। तो शुद्ध का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉसेस नहीं होगा, इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्यों लिया गया है, क्योंकि हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई रेजिस्टेंस को दी जा रही है। तो इस कारण से प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में हम लोगों को जानना है। पहले एक बार बात करते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है फिगर के अंदर। देखिए यहाँ पे ये एसी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे मैंने V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी लिया हुआ, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। तो मैं AC अप्लाई कर रहा हूँ एक रेजिस्टेंस पे। तो इस पूरे सर्किट को प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोला गया है। जस्ट अगर हम इस बात को देखें, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज ली हुई है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी ली है। एंगल यहाँ पे क्या है, 0 है। इसको कुछ इस तरीके से भी मैं ले सकता हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस का 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 0 डिग्री ले रखा है। अब 0 डिग्री मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ। इसको रेफरेंस इसलिए मान रहा हूँ जिससे मैं करंट और वोल्टेज के बीच डिफरेंस निकाल सकूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं करंट वोल्टेज को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ और करंट को फाइंड कर रहा हूँ उसकी रेफरेंस से। रेफरेंस से फाइंड करने का मीनिंग ये है, जैसे कोई राम और श्याम है, कोई दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। अगर उनके बीच मुझे डिफरेंस निकालना होगा, राम और श्याम के बीच डिफरेंस कुछ निकालना होगा, तो किसी एक व्यक्ति को मुझे रेफरेंस मानना पड़ेगा, यानी एक व्यक्ति को मुझे चुनना पड़ेगा। उसके द्वारा मैं दूसरे व्यक्ति को क्या कर पाऊंगा, डिफरेंस कर पाऊंगा। तो इसी कारण से मैंने वोल्टेज को एक रेफरेंस मान लिया है, तो मैं करंट को देख पाऊंगा कि वो उससे घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं करंट में। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या एंगल आ रहा है या क्या चेंज आ रहा है। तो मैंने बताया कि वोल्टेज को एज एक तरीके से एंगल 0 मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री का कहने का मतलब ये है कि साइन ओमेगा टी जो है हमारा यहाँ पे एंगल 0 है। तो अभी हम ये कह सकते हैं, इसे ये भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में। बात देखिए, अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं, आपको पता होगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, आई आर होता है V इक्वल्स टू आई आर। तो मुझे तो करंट फाइंड करना है, तो I इक्वल्स टू V बाई आर हो गया, I इक्वल्स टू V बाई आर। तो V कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर रेजिस्टेंस। तो वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी हो गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, I इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं आई मैक्सिमम, यानी आई मैक्स लिख दिया मैंने, इसको आई एम लिख दिया है, आई मैक्सिमम बोला जाता है इसे। आई मैक्सिमम क्यों लिखा है, आई मैक्सिमम इसलिए लिखा है क्योंकि वोल्टेज शुड बी मैक्सिमम। अगर सिंपल आई होता तो मैं वी बाई आर लिख देता। अब यहाँ पे मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैंने यहाँ पे वी मैक्स बाई आर है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आई मैक्स ले लिया। अब क्या पता चलता है कि वोल्टेज तो मेरे पास थी कितनी, वोल्टेज तो मेरे पास थी V इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और जो दूसरी इक्वेशन निकल के आई वो मेरी कौन सी थी, I इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। इन दोनों के बीच ये भी 0 डिग्री है। जरा आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, मुझे क्या समझाना है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो कैसे आप समझ पाएंगे। इसको भी 0 डिग्री एंगल से शो कर रहा हूँ मैं, और इसको भी 0 डिग्री एंगल से शो कर रहा हूँ। इसका मीनिंग ये है, इन दोनों का मीनिंग अगर आप देखें तो दोनों ही 0 डिग्री दर्शा रही है, यानी इधर भी फेज एंगल 0 है और इधर भी फेज एंगल 0 है। इसका साफ मतलब ये हुआ, अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करता हूं, अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करता हूं, फेजर डायग्राम का कहने का मतलब क्या है, जो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज बताता हूं। तो देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज बताएगा वो क्या है, वो सेम फेज है। ये आपकी हो गई वोल्टेज और ये आपकी हो गई करंट। तो यहाँ पे मैंने इनको सेम फेज में ही रखा है।
किताबों में इसको इस तरीके से भी लिखा गया है कि वोल्टेज ऐसे बना दिया गया है और करंट इस तरीके से अलग से दिखा दिया गया है। आप ये बोल सकते हैं, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं मेरे से कि वोल्टेज आपने आगे क्यों बनाई है और करंट पीछे क्यों बनाया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वोल्टेज को हम एक तरीके से रेफरेंस मान के चल रहे हैं, और आप घरों की सप्लाईयों में भी जानते होंगे वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, 230 वोल्ट वोल्टेज रहती है और करंट घटता बढ़ता है लोड के मुताबिक। तो इसलिए करंट जो है वो पीछे बनी हुई है और वोल्टेज आगे की तरफ। तो वोल्टेज को एक हमने रेफरेंस मान के चला हुआ। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे भी बात एक ही है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक है, और यहाँ पे भी वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन एक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बैठ रहा है, एंगल आपको पता है ये भी सेम फेज में है, वोल्टेज और करंट बोथ आर इन सेम फेज, दोनों के दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। जब सेम फेज में होंगे तो इसका मतलब पावर फैक्टर क्या होगा। आपसे पहले ही क्वेश्चन आईटीआई का पूछा जाता है कि पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर बोलते हैं किसे, पावर फैक्टर बोलते हैं cos फाई को, cos फाई को। अभी मेरी जो आने वाली वीडियोस है उसमें आप एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर के बारे में जानेंगे, तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि पावर फैक्टर होता क्या है। अभी जस्ट आप याद रखें कि पावर फैक्टर cos फाई को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, cos फाई को। जस्ट अगर cos फाई हमारा क्या है, जब वोल्टेज और करंट के बीच एंगल क्या बन रहा है, दोनों सेम फेज में है, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा 0 डिग्री का। फाई जो होगा एंगल वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक बार देख लीजिएगा बड़े ध्यानपूर्वक। जब ये वीडियो आप देखें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हैं, जल्दबाजी ना करें, बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के द्वारा मैं सीरीज आरएलसी सर्किट को और पैरेलल आरएलसी सर्किट को बता पाऊंगा, तो आप बड़े ध्यानपूर्वक देखें। अगर किसी भी बच्चे ने ये वीडियो को देख लिया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट भी मैं आगे कराऊंगा, इन वीडियोस को अगर आपने देख लिया तो जस्ट आप जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सीरीज आरएलसी सर्किट के या इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप काफ़ी चीज़ समझ पाएंगे। तो बड़े ध्यानपूर्वक देखें। देखिए यही आपके आईटीआई में पूछा जाता है कि पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट का क्या होता है। तो आपको पता होगा cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री होता है 1। तो पावर फैक्टर कितना हुआ, 1। कभी कभार पेपर में इसे बोल दिया जाता है यूनिटी पावर फैक्टर। क्या बोल दिया जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर। बड़े ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछी गई, इसमें सबसे पहले ही क्वेश्चन मैंने बता दिया है, पावर फैक्टर पूछा जाता है आईटीआई में। तो आप देखिए cos फाई क्या होता है, cos 0 डिग्री। इवन आईटीआई में क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बस आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। cos 0 डिग्री, 0 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो फेज है वो सेम फेज है, वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, इट मींस cos 0 डिग्री हो गया। तो cos 0 क्या होता है, 1। इसी को ही हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, या ये बोलते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुआ है, और आपको ध्यान देना होगा पावर फैक्टर क्या होता है। इस तरीके से मैंने आपको पावर फैक्टर बता दिया है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम वेव फॉर्म की। वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मैं वेव फॉर्म से क्या जानना चाहता हूं, मैं वेव फॉर्म से पावर देखना चाहता हूं कि पावर कितनी आ रही है, एवरेज पावर इसकी 0 आ रही है या इसकी क्या पावर निकल के आएगी, ये हमें फाइंड करनी है। ये हम फाइंड सबसे पहले हम वेव फॉर्म के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, वेव फॉर्म के। तो वेव फॉर्म देखिए किस तरीके की मैं डिजाइन कर रहा हूँ। देखिए वेव फॉर्म के माध्यम से हम लोग इसको जानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म, ये इसका वेव फॉर्म डायग्राम हो गया। देखिए यहाँ पे एसी वेव फॉर्म है, ये टाइम की रिस्पेक्ट से चल रही है। किसकी रिस्पेक्ट से चल रही है, टाइम की रिस्पेक्ट से। तो अगर आप देखेंगे मैं ओमेगा टी की रिस्पेक्ट से इसे कर ले रहा हूँ, रेडियन की फॉर्म में, इसकी डिग्री नहीं रेडियन की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा क्या है, आगे देखिएगा। तो इसको मैंने वोल्टेज मान लिया और करंट भी मानूंगा। अभी देखिए, अभी ये मैंने कौन सी
वेवफॉर्म बनाई है, ये बनाई है वोल्टेज की वेवफॉर्म। वोल्टेज की वेवफॉर्म एसी ही क्यों बनाई है? क्योंकि आपने वोल्टेज क्या ली थी, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, यानी कि ये साइनसोडियल वेवफॉर्म मैंने सबसे पहले वोल्टेज की ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब आपको पता है वोल्टेज के साथ साथ करंट भी सेम फेज में आया है। किसके? वोल्टेज के साथ साथ करंट भी सेम फेज में आया। तो करंट देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक से बना रहा हूँ और वो भी डॉटेड में। तो देखिए इस तरीके से कुछ करंट वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ कर दी है। आप और भी साइकिल बना सकते हैं, मैंने एक साइकिल से ही एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए जो डॉटेड दिखाया गया है, डॉटेड लाइन में जो दिखाया गया है, ये आपका करंट है। करंट वोल्टेज के नीचे क्यों दिखाया गया है? नीचे सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि लोड के मुताबिक इसका क्या रहता है, लोड के मुताबिक ये थोड़ा चेंजिंग करता है। तो इसलिए इधर वैसे हमने लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर नहीं बनाया, जस्ट उसके सेम फेज में बनाया है। प्योर रेजिस्टिव के केस में करंट जो होता है वोल्टेज के ठीक सेम फेज में बनाया गया। तो वेव फॉर्म भी अगर आप देखोगे कि ये भी हाई हुआ है तो करंट भी हाई हुआ है, और अगर नेगेटिव में वोल्टेज हाई हुआ है तो करंट भी आपका हाई हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, सेम फेज में है। यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हैं। फेज डिफरेंस कैसा हो रहा है यहाँ पे, तो फेज एंगल आप यहाँ पे सीखते हैं। फेज डिफरेंस की डेफिनेशन भी आप यहाँ से सीखते हैं कि फेज एक दूसरे से अलग कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया वोल्टेज और करंट के बारे में। मुझे यहाँ से ही पहले पावर के बारे में जानना है। तो पावर क्या होगी, अगर मैं पावर की बात करूँ तो देखिए आप एक रेफरेंस मान के चलें, पावर होता है V इंटू आई। पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। अब अगर आप खुद सोचें, वोल्टेज भी अगर पॉजिटिव हुई, करंट भी अगर पॉजिटिव हुआ, तो पावर भी पॉजिटिव होगी। भाई कैसे पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन, तो प्लस 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 होता है, तो पावर भी क्या होगी, प्लस होगी। ये हमें रेफरेंस में मान के चलना है। ठीक है, तो आपको देखना है, देखिए ये पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो क्या होगी, पावर भी पॉजिटिव होगी। मैंने वेव फॉर्म देखिए इसकी यहाँ पे बना दी है, ये देखिए पॉजिटिव पावर, मैंने पॉजिटिव पावर भी लिख दिया। अब देखिएगा इस केस में अगर 180 डिग्री के बाद से अगर हम यहाँ तक देखें 360 डिग्री तक, यहाँ तो हमने 0 डिग्री से कितने डिग्री तक देखा, 180 डिग्री, हाफ देखा। अब 180 डिग्री से कौन से डिग्री तक हम देखेंगे, 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री तक इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फुल साइकिल जो होती है 360 डिग्री की ही होती है। तो यहाँ पे देखिए करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है। आप अगर यहाँ पे देखें कि वोल्टेज नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई में देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब भी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पावर की वेवफॉर्म किस तरीके से बनेगी, ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे कि पावर ऊपर की तरफ बन गई। अगर पावर सपोज नीचे की तरफ बन जाती, यानी एक पावर ऐसे बनती, एक पावर नीचे की तरफ बनती, तो हम पावर एक्चुअली में 0 होती है। यहाँ पे क्यों होती, क्योंकि हम पावर को एवरेज पावर निकालते हैं, ना कि आरएमएस पावर। पावर हमेशा एवरेज निकलती है, ना कि आरएमएस। तो अगर मैं एवरेज पावर निकालता, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो एवरेज वोल्टेज होती है वो फुल साइकिल के केस में 0 होती है। आप प्रीवियस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं एवरेज वोल्टेज के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे पावर एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो अगर नीचे की तरफ बनती पावर तो वो क्या हो जाती, 0 हो जाती। इस कारण से यहाँ पे लेकिन 0 नहीं हो पाई। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में पावर 0 नहीं हो पाई, वो जस्ट कंटिन्यूअस चलती रही। तो आप जस्ट कंटिन्यूअस कहने का मीनिंग ये है, 0 होने के बाद एकदम से फिर दोबारा से राइज अप हो गई है। तो यहाँ पे पावर जस्ट कंटिन्यूअस हो गई है, तो दोबारा पावर चलती जा रही है यहाँ पे। तो अब जब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पावर 0 नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट पावर की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें जानना है। अब आप देखिए यहाँ पे कि पावर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं पावर का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या होता है, V इंटू आई। V देखिए हमने क्या निकाला हुआ है, V मैक्स साइन ओमेगा टी, वो तो रेफरेंस लिया था, तो हमने इसको V मैक्स साइन ओमेगा टी लिख लिया। आई को क्या लिखते हैं, I मैक्स साइन ओमेगा टी, आपने फाइंड किया था, देखिए यहाँ पे
ये तो वी मैक्स साइन ओमेगा टी हमने रेफरेंस रखा था, ये आई इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी था, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई मैक्स साइन ओमेगा टी, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब देखिए वी एम और आई एम की मल्टीप्लाई कर दी, वी एम आई एम मल्टीप्लाई हो गए, इनकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। अब आगे फाइंड कैसे करें, बच्चे आप कंफ्यूज हो गए, फाइंड कैसे करें, देखिए फाइंड कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी ओमेगा टी, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी, आपको यहाँ से फाइंड करना है। देखिए ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस इधर पहुंचेगा तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई ये 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो ये मेरी किसकी वैल्यू निकल गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब अगर आपके पास इसकी वैल्यू निकल चुकी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वी मैक्स आई मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। आप यहाँ पे कुछ बातें समझ गए होंगे, साइन 2 ओमेगा टी को 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 भी लिख दिया अब हमने। अब देखिए ये 1/2 है तो इस 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि v मैक्स आई मैक्स बाई 2 और वहां पे ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कुछ बच्चों को। v मैक्स आई मैक्स बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो v मैक्स आई मैक्स बाई 2 ही बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई अब इसके संग करेंगे माइनस का v मैक्स आई मैक्स बाई 2 cos 2 ओमेगा टी। अब दिख रहा है, देखिए अब v मैक्स आई मैक्स बाई 2 cos 2 ओमेगा टी है। अब हमें क्या दिखता है, क्योंकि पावर क्या निकाल रहे हैं एवरेज, तो और इधर क्या लिखा हुआ cos 2 ओमेगा टी, यानी ये cos की टर्म है, किसकी टर्म है, cos की टर्म है। cos की टर्म में वेवफॉर्म जो बनती है, आपको मैं बता दूं वेवफॉर्म जो बनेगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनती है, यानी होती ये भी एक तरीके से साइनसोइडल साइकिल है कि एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। इट मींस ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज, और एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या होता है जीरो होता है। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, और अगर ये जीरो होगी तो ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म v मैक्स आई मैक्स बाई 2। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ v मैक्स आई मैक्स बाई 2 को, आप समझ सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ v मैक्स आई मैक्स, इसके नीचे लिख देता हूँ √2, इसके भी नीचे लिख देता हूँ √2, यानी 2 को मैंने √2 लिख दिया, ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो हमारे पास बचता क्या है v मैक्स बाई √2 क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस में देखा आपने, अगर आपने एक दो बार करके देखी हो प्रीवियस वीडियो एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ये है VRMS। ये क्या है VRMS, VRMS क्या होता है v मैक्स बाई √2 इंटू ये क्या है IRMS, तो ये आपकी क्या निकल गई एवरेज पावर। इससे मैंने क्या फाइंड कर दिया है, इससे मैंने ये चीज फाइंड करके दिखाई है कि जो एवरेज पावर है वो होती है VRMS इंटू IRMS। इस वेव फॉर्म के माध्यम से मैंने ये पता लगा लिया था कि पावर यहाँ पे जीरो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर जीरो होती तो यहाँ पे बता देता, लेकिन यहाँ पे वेव फॉर्म में मैंने देखा पहले ही जान लिया था कि पावर जीरो नहीं है। अगर पावर जीरो नहीं है तो कितनी है पावर, वो मैंने फाइंड करके यहाँ पे दिखाई है आपको कि पावर एवरेज VRMS IRMS। तो यहाँ तक देखिए इस पूरी वीडियो को आपने देखा होगा कि मैंने प्योर रेजिस्टिव सर्किट का केस बताया था। तो आज फिर दोबारा से एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, सिर्फ वही चीज एक्सप्लेन करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आई हुई है। देखिए सबसे पहला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेजर डायग्राम आया था, जिसमें यह बताया गया कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट क्या रहती है, सेम फेज में रहती है, यानी वोल्टेज और करंट आर इन
सेम फेज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीपीसीएल हो, आपका आईटीआई एग्जाम हो और फर्दर एग्जाम्स हो, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड हुआ है ये फेजर डायग्राम। वोल्टेज और करंट क्या है, सेम फेज में है। देखिए जो थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाती है, लेकिन आप देखिए बड़े आराम पूर्वक। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे छुपे हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। देखिए जरा, पावर फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर आपसे पूछा जाता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो आपको याद रखना है पावर फैक्टर इसका क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यानी 1 होता है इसका पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट का। वो मैंने कैसे निकाल के दिखाया, जो इसका फाई एंगल है, फाई एंगल जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का तो यहाँ कोई एंगल ही नहीं है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में, तो 0 डिग्री है, सेम फेज में है वोल्टेज और करंट, तो 1 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से फिर वेव फॉर्म के माध्यम से मैंने क्या बताया आपको, एवरेज पावर के बारे में बताया। तो एवरेज पावर कितनी होती है प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में, VRMS इंटू IRMS। देखिए कुछ भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं मानता हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको सारी चीज नहीं करनी है। एक बार आप करके देखेंगे, राइट करके देखेंगे कॉपी में, सब समझ में आ जाएगा। बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब यही सब चीजें याद करनी है आपको, जस्ट फॉर्मूले, ये यूनिटी होता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस रहते हैं तो इतनी सारी थ्योरेटिकल पार्ट तो रहता नहीं है। लेकिन हाँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट डिप्लोमा के जो बच्चे हैं उनके जो थ्योरी पेपर्स होते हैं उनके लिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। और कोई भी इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।